क्वेश्चन नंबर हमने लेने हैं आज 43 टू 54। बताएं आप। 50 क्वेश्चन नंबर 50 और बताएं 47 54 48 55 और 56 और भी है इसके अलावा। रितेश, आप विश्वास नहीं करते इन बातों में? नहीं करते हैं। सवाल नंबर 47 देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 47 में 45 भी है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। 45 में आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है। ए इज गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट। आपको डिस्पर्सिव पावर निकालनी है। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये गिवन है, ये गिवन है। यहाँ पे एक ही रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या? एक कट जाता है, एक ही रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक, तो इस केस में क्या करेंगे आप देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.51, इसका 1.52, तो आप y को उनका मीन मान लेंगे 1.5। म्यू वाई गिवन होना चाहिए था, नहीं दे रखा है तो आप 1.5 मान लेंगे इनका मिड और आप सोल्व कर लेंगे। 45 47 47 में अ थिन प्रिज्म, एक प्रिज्म है P1, उसका एंगल है 4 डिग्री, ग्लास से बना हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 1.54, इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म P2। एक P2 है आपका प्रिज्म, उससे कंबाइन किया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 बोल दो 1.72 है। इसका एंगल आपको पता नहीं है, A1 मान लें, ये A2 मान लें। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ A2 फॉर डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। क्या? हाँ, वो 515 आप, हाँ ठीक है, उसको कर सकते हैं वैसे, है ना। हो गया। 47 किसी और का डाउट है? आपको क्या करना है, ये गिवन है, उससे करेंगे साहिल तो फिर लगभग सेम ही आएगा आंसर। आप कर लो। P1 P2 दे रखा है, A2 निकालना है, निकाल लेंगे। 47 डन। 48 क्वेश्चन नंबर 48 आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मेजर्ड विद अ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन दे रखा है 30 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। सुनेंगे ध्यान से, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, मिनिमम डेविएशन का एंगल दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वो था आपका थिन प्रिज्म के लिए, जो म्यू माइनस 1 इंटू ए था, दैट फॉर्मूला वॉज एप्लीकेबल फॉर थिन प्रिज्म, है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? एक और फॉर्मूला हमने बनाया था, n2 बाई n1 इक्वल टू साइन मिनिमम प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। ध्यान आया? इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं था आपका, ये सब एंगल्स के लिए एप्लीकेबल था। यहाँ पे ये 30 डिग्री है, ये 60 है, 90 हो गया, 90 बाई 2 कितना हो गया? 45 साइन 45 साइन a बाई 2, ए कितना है? 60 साइन 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इसका म्यू मान लिया, बाहर एयर है 1 हो गया, म्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 1 बाई रूट 2 और वो रूट 2 आ गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 48 डन। 50 50 है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो। फिगर क्या है, इसका राइट एंगल्ड एक प्रिज्म है जिसमें ऐसे रे इंसिडेंट होती है, नॉर्मली ऐसे TIR होता है और फिर वापस ऐसे ही निकलती है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, यहां पे TIR हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, हाँ जी बताएं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। देखिए सवाल क्या है, फिगर गिवन है, आपसे पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो इस केस के लिए। तो यहाँ पे TIR हो रहा है, तो TIR में दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, अगर राइट एंगल है तो ये आपका, अच्छा 45 नहीं दे रखा क्या, नहीं दे रखा है। AB और AC बराबर है, ABC AB और BC बराबर है, AB और BC बराबर है, तो ये 45 होगा, बराबर होंगे तो ये 90 है, ये 45 होगा। अब देख लें आप, ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है यहाँ पे, ये 90 है तो 45 होगा, ये 45 तो 45 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। तो आप लगाएंगे म्यू साइन 45 डिग्री इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इज 1 इंटू साइन 90। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ये 1/√2 है, यहाँ 1/√2 बनेगा, उस साइड जाएगा √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, फिफ्टीएथ डन। 54 54 55, ये आगे आगे तो कर लिया हमने, ये तो 55 56 तो कर रखे हैं पहले से। हाँ हाँ ये तो कर रखे हैं। 55 देख लें, 54 देख लें लास्ट। 54 है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। √2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 डिग्री, R1 इज 30 डिग्री, वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। आप देखिए इसमें क्या मतलब होता है, जब भी आपका ऐसा हो कि प्रिज्म है कोई, उसका एक पोर्शन सिल्वर्ड, यहां से रे गई, अगर वो रे को रिट्रेस करना है, मतलब अपना रास्ता वहीं पे आना है, तो मिरर से जब टकराएगी तो नॉर्मली टकरानी चाहिए, तभी वापस ऐसे आएगी, और ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी। तो रिट्रेसिंग के लिए वहां पे 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दे रखा है यहाँ पे, 30 डिग्री। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है क्या, देखें एक बार क्या निकालना है, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। हालांकि इस वाले कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर कई जगह लगता है ये, तो इसमें सिर्फ पूछा है आपका कि आई कितना होगा। आई के लिए आप 1 इंटू साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 इज हाफ, √2 हाफ, 1/√2 साइन आई इज 1/√2, आई इज 45 डिग्री। डन। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोप।
माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है आपका, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सक्षम जल्दी करें। क्या काम होता है माइक्रोस्कोप का? बेसिक एम क्या है? हाँ, टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स है ना, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को। तो आप लिख लें एम क्या है, टू मैग्नीफाई द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। दो तरह के माइक्रोस्कोप है आपके, सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पे टर्म का यूज होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक टर्म का यूज होगा, साइड में बॉक्स बना लेना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस बात का मतलब क्या है, अगर कोई भी चीज आप पढ़ते हैं या देखते हैं तो आपकी आंख से एक मिनिमम दूरी होती है, उस दूरी के अंदर लेके आएंगे आप तो चीज आपको नहीं दिखेगी। आप देखिए अपनी नोटबुक को अगर पास लेके आएंगे तो ब्लर हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर। जनरली वो 25 सेंटीमीटर रहता है आपका। और हालांकि ये छोटे बच्चों के केस में ये कम रहता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे ना बहुत नोटबुक ऐसे करके लिखते हैं बहुत नजदीक से, है ना। उनका कारण ये है कि उनका डी कम होता है, मतलब इवन एट 10 सेंटीमीटर मतलब वो देख पाएंगे, इस टाइप का उनका डी रहेगा। और जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में ये डी बढ़ जाता है ना। आपको 25 सेंटीमीटर नहीं, 50 या हो सकता है 1 मीटर तक बहुत साफ ना दिखे, नजदीक का नहीं दिखे। तो डी ये आपका एडल्ट ह्यूमन बीइंग का एवरेज डी है। ऐसा भी नहीं कि सबका सेम होगा, आपका और मेरा अलग अलग हो सकता है डी, कि आप मुझे सिर्फ 25 तक दिखे, आपको 30 पे दिख रहा हो, बट एवरेज 25। ठीक है, देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या कैसे वर्किंग है। इस टॉपिक में सिर्फ रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये आपका लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी। लेट्स से दिस इज फोकस। यहां पे हम अपने, हाँ जी भाई साहब, फटाफट यहाँ आ जाए अगले। कोई बात नहीं, आप आ जाए, मैं नहीं कह रही। आ जाओ इधर, हम आ जाए। देखिए आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को आप फोकस के अंदर प्लेस करेंगे। उसका कारण क्या है और करेंगे कैसे? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई स्लाइड पे एक पार्टिकल पड़ा है, तो आप उसको ना, अगर माइक्रोस्कोप आपने देखा है तो उसको वो घुमाते हैं। घुमाने का मतलब है दे आर चेंजिंग द डिस्टेंस ऑफ दैट लेंस। तो उस लेंस को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपका ऑब्जेक्ट इस फोकस के अंदर आ जाए। सिंपल माइक्रोस्कोप में आप अपने लेंस की सेटिंग ऐसे करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट और फोकल ऑब्जेक्ट आपका फोकस के अंदर रहे। अब इसका रे डायग्राम बनाएं। जो रे पैरेलल गई वो आपकी फोकस से पास करेगी, और जो आपकी ये दोनों रे आगे जाके कहीं मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पीछे एक्सटेंड करने पे पीछे एक्सटेंड करने पे किसी एक पॉइंट पे ये मिल रही है। आपको ध्यान ये रखना है कि ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ convex lens. Object has to be placed within the focal length of convex lens. अगर ऐसा होगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड।
image will be virtual erect मैग्नीफाइड। यही करना था हमें, अपने ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना था, मैग्नीफाई कर दिया है। वो मैग्निफिकेशन का अमाउंट कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय v बोथ साइड। आप v से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय v, तो ये 1 हो गया, v/u हो गया, v/f हो गया। v/u को साइड ले जाएं और उसको साइड ले आए तो लिख सकते हैं आप v/u इक्वल टू 1 माइनस v/f। v/u इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर मुझे किसी एक इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन निकालनी है, जैसे होता है ना कि लिखा होता है 2x 3x टाइप, है ना, उस लेंस के ऊपर लिखा होता है 2x 3x 10x, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करता है इमेज ऑब्जेक्ट को, वो आप बताता है वो। यहाँ पे अगर ये इमेज और पीछे जाए तो आप बताएं क्या और मैग्नीफाई होगी क्या? आप सोच लें, अगर मैं ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करूं तो इमेज पीछे जाएगी, अगर पीछे या आगे आएगी, पक्का चेक करें। आगे आएगी, तो आपको एक स्टैंडर्ड लोकेशन बतानी पड़ेगी इमेज की कि यहां पे इमेज है, मैं तब मैग्निफिकेशन को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लोकेशन क्या है? वो स्टैंडर्ड लोकेशन है इमेज शुड बी लोकेटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन डी। डी पर लोकेट हो इमेज आपकी, तब आप ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी अलग अलग जगह हो सकती है ना, तो अलग अलग जगह होगी तो अलग अलग मैग्निफिकेशन होगा, तो आपको एक पॉइंट चुनना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे मैं मैग्निफिकेशन डिफाइन कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन m विल बी इक्वल टू जो इमेज डिस्टेंस है, इट विल बी माइनस डी। अगर माइनस डी पुट करेंगे तो ये आपका प्लस d/f आ जाएगा। यहाँ पे आपने v को पुट किया है माइनस डी, ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। और कब है आप साथ में लिख लें, व्हेन image is formed at D, ये लीनियर मैग्निफिकेशन है और तब है जब आपका ऑब्जेक्ट इमेज D पर हो। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन है जब आपकी इमेज D पर बन रही हो। कुछ भी खास नहीं है, हमने ये डिस्कस किया हुआ केस पहले, बस आपने वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बनाई है, उसका मैग्निफिकेशन डिफाइन किया है एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक। यही आपका रे डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने ये पढ़ा लीनियर मैग्निफिकेशन जब आपकी इमेज डी पर रखी हो। अब पढ़ेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, सिंपल माइक्रोस्कोप में ही एंगुलर मैग्निफिकेशन। रब कर दूं, आप सिंपल माइक्रोस्कोप में ही सब हेडिंग डालें, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अभी जो आपने निकाला वो लीनियर मैग्निफिकेशन था, अभी आप आगे लिखें एंगुलर मैग्निफिकेशन
when image is formed at infinity, when image is formed at infinity. एंगुलर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या पहले समझ लें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने पेन है ना, इस पेन पे, पेन की जो दो रेज है, एक्सट्रीम रेज, जो मेरी आई पे एंगल बना रही है, एक है ना, एक एंगल बना रही है। अगर यही पेन दूर हो जाए तो क्या वो एंगल छोटा बनेगा? छोटा बनेगा। एक व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो उसकी हमें अप्रोप्रिएट एक हाइट दिखती है। अगर वही बहुत दूर हो 2 किलोमीटर पे, वो इतना से दिखता है। क्यों? क्योंकि आदमी दूर हो गया तो उससे जो हमारी आंख पे एंगल बन रहा है वो छोटा बन रहा है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे है और आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो दिस इज एंगल फॉर्म्ड एट आई। अगर यही यहां से देखा जाए तो दैट एंगल डिक्रीजेस। तो आपको पार्टिकल कितना दिखता है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिखता है, वो आपके आई पे कितना एंगल बना रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। आप जब मैग्निफिकेशन करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो उसमें बोलते हैं थीटा सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय थीटा सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये बेसिक डेफिनेशन है एंगुलर मैग्निफिकेशन की। क्या? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, लिख लें बेशक, थीटा आई इज व्हाट? एंगल सबटेंडेड बाय image at I, and theta O is angle subtended by object at I. हमें डिराइव करना है अब कि इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन थीटा आई अपॉन थीटा ओ, हाँ जी क्या पूछना बताएं। थीटा आई इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, आंख वाला आई, आंख पे बनने वाला एंगल आई, थीटा आई। थीटा ओ क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। जब थीटा ओ को डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखें, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम थीटा ओ को डिफाइन करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। जब आपका ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा है तो जो एंगल बनाया थीटा नॉट, उसको हम थीटा ओ से डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट आपकी आंख पे क्या एंगल बनाएगा वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड कर सकता है ना। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं हम कि जो थीटा ओ है वो स्टैंडर्ड है, और वो जब हमने निकाला है जब वो डी डिस्टेंस पे रखा है, उसके बाद तो दिखेगा ही नहीं वो, है ना। तो डी डिस्टेंस पे रखा है, जब जो एंगल बना रहा है वो आप थीटा ओ से डिफाइन करेंगे, फिक्स है हमेशा। थीटा ओ इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डी। जहां पे आपने लास्ट में डिफाइन किया है थीटा ओ, वहां पे एक लाइन और ऐड कर लें। थीटा ओ इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी। ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटे पार्टिकल्स को हम देख रहे हैं तो ये एच बहुत कम होगी, एच बहुत कम होगी तो थीटा ओ भी बहुत कम होगा। थीटा ओ को मैं बोल सकता हूं
tan theta O almost equal to theta O because angle is small, and tan theta can be written as h by d, equation number 1. Theta O comes out to be h by d. ठीक है, इतना हमें निकालना क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें कि इमेज इंफिनिटी में बन जाए. ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा होगा तभी इमेज इन्फिनिटी में बन सकती है. यहां से एक रे गई, कहां से पास करेगी, फोकस से, फोकस से पास करेगी. ये वाली रे जो जाएगी इसके थ्रू वो स्ट्रेट जाएगी, दोनों पैरेलल हैं. क्यों, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे रखा होता है तो इमेज इन्फिनिटी में बनती है, तो आपकी इमेज इन्फिनिटी बन रही है, रेज आपकी पैरेलल रहेंगी. यहां फॉर एग्जांपल आप यहां से देख रहे हैं, कहीं से भी देख लें, आपकी आई पे जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल ये है, दिस इज थीटा आई. एंगल सबटेंडेड एट ऑब्जर्वर्स आई, थीटा आई इज डिनोटेड बाय दिस एंगल. आपका ऑब्जेक्ट रखा है, रेज आ रही हैं और जिस एंगल पे आ रही है वो एंगल आपकी आंख पे बनेगा, वो थीटा आई रहेगा. यहां पे थीटा आई आप देखें ध्यान से, अगर ये वाली हाइट h थी ऑब्जेक्ट की तो ये वाली हाइट भी h है. अगर इस ट्रायंगल में आप देखें एंगल वही है, स्मॉल है, tan थीटा आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा आई, एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h अपॉन f. थीटा आई कम्स आउट टू बी h by f. Angular magnification m comes out to be theta I, theta O, h by f and h by d. h by d वहां से पुट कर दिया, इक्वेशन ये 1 थी आपकी h by d वाली, और ये आपकी इक्वेशन 2 थी. दोनों की वैल्यूज यहां पुट की, h कटेगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी d by f. अगर सीक्वेंस बहुत प्रॉपर याद नहीं रखेंगे तो कंफ्यूज होंगे. एक बार रिपीट कर देता हूं, सिंपल माइक्रोस्कोप का दोनों वाले केस, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन. जो आप लीनियर मैग्निफिकेशन करते हैं उसमें आप इमेज को डी पे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट आपका फोकस के अंदर रहना चाहिए और इमेज डी पे बननी चाहिए. जब इमेज डी पे बनती है उसी मोमेंट के लिए आप उसका मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, क्या निकल के आता है, 1 प्लस डी बाई एफ. एंगुलर मैग्निफिकेशन में आप देखें क्या हो रहा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बन रही है आपकी, तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला है m इक्वल टू थीटा आई बाई थीटा ओ. जो थीटा ओ है उसको हम पहले, लेंस था भी नहीं ना, लेंस आपका पिक्चर में भी नहीं है, आपने सिंपली उसको डी पे रखा और एंगल निकाल लिया, वो थीटा ओ है. अब जब आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, तब ऑब्जेक्ट को आपको एफ पे रखना पड़ेगा. एफ पे रखेंगे और तब जो एंगल बनेगा वो थीटा आई बनेगा. तो थीटा आई अपन थीटा ओ करके आपका डी बाई एफ आंसर आ जाएगा. ठीक है, आज ही दोबारा रिवाइज करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. आगे बढ़े.
हाँ जी डन। सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस किए हमने, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपके पास दो लेंस होते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रखा हो। एक होता है आपका दूसरे वाला लेंस जो आपकी आई की तरफ है, उसको बोलते हैं आई लेंस। इसकी फोकल लेंथ मान लें एफ ओ है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसकी फोकल लेंथ एफ ई है। ये आपकी फोकल लेंथ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इस बार प्लेस करेंगे वो एफ से पीछे करेंगे, एफ से पीछे करेंगे, उसकी पहली मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी एक, और उसको फिर से मैग्नीफाई करेंगे, मतलब दो बार मैग्निफिकेशन कर रहे हैं एक तरीके से। तो पहले वाले केस में यहाँ पे वर्चुअल इमेज ना बना के रियल इमेज बनाते हैं, आपकी एडजस्टमेंट ऐसी रहती है। तो लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है ऑफ हाइट h, पैरेलल रे गई, ये फोकस है आपका, फोकस से पास करेगी, डायग्राम थोड़ा सा यहां आपकी इमेज बन रही है। ये ऑब्जेक्ट एफ के पीछे रखा था, ये वाली लेंथ आपकी एफ ओ है, क्योंकि पैरेलल रे फोकस से पास करेगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो आगे जाएगी। तो यहां कहीं आपकी इमेज बनेगी, लेट्स से एच डैश। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी जो फाइनल इमेज हम बना रहे हैं वो इन्फिनिटी पे ही बना रहे हैं। आप कहीं स्टार बना के लिख लें, फाइनल इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे ही बनेगी। इन्फिनिटी पे इमेज बनाने का मतलब होता है कि आपकी आई रिलैक्स रहे। आप देखें, जब भी बहुत दूर की चीज देखते हैं आप, तो आई काफी रिलैक्स रहती है, और जब आप पास लेके आएंगे किसी चीज को तो आपको स्ट्रेन रहता है आई में, सिलियरी मसल्स में। तो आप यहाँ पे भी इमेज इन्फिनिटी पे बनेंगे, उसी का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। पहला केस ये हो गया। सेकंड, अगर इसकी फाइनल इमेज आपको इन्फिनिटी पे बनानी है, तो ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पे होना चाहिए। तो क्या यहां से यहां तक की लेंथ एफ ई रहेगी? एफ ई रहेगी। उसके बाद आप देखें, यहां से एक रे आपने पैरेलल ऐसे निकाल दी, इस लेंस को थोड़ा बड़ा कर लें, ये रे जो जाएगी यहां से, ये भी इसके पैरेलल जाएगी, आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर है? अब पहले के कारण देखिए आप, इसके कारण जो मैग्निफिकेशन आएगा वो एम ओ आएगा, इसके कारण जो मैग्निफिकेशन आएगा वो एम ई आएगा। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आपका आई पीस है। अगर एक बात बताएं, पहले लेंस ने उसकी इमेज को 2 गुना कर दिया और दूसरे ने 3 गुना कर दिया, तो टोटल 6 गुना हो जाएगी क्या? अगर पहले की मैग्निफिकेशन मान लें एम ओ यदि 2 है, 2 का मतलब है उसने ऑब्जेक्ट की इमेज 2 गुना बड़ी कर दी है। ठीक है, तो अब सेकंड वाले के लिए तो वही इमेज, जो इमेज बनी है वही ऑब्जेक्ट है, वो उस ऑब्जेक्ट का 3 गुना कर दे यदि,
एम ई अगर 3 हो तो क्या टोटल मैग्निफिकेशन एमओ इंटू एम ई हो जाएगा? हाँ जी, ठीक है। यहां पे देखें आप, ये एच डैश बना है, ये एच है, ये डिस्टेंस जो बच गया दोनों का फोकस निकालने के बाद, ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, जो आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप की देखते हैं। अगर मान लें आपकी पहले हाइट है 2 मीटर, मैग्निफिकेशन हुआ 2 का मतलब है 2 गुना कर देना है, 4 मीटर। फिर मैग्निफिकेशन आपका 3 गुना, 3 गुना किसका? इसका, तो 4 तिया 12। तो आप देखें पहले का 6 गुना हो गया, है ना। तो जब भी आप दो लेंस का मैग्निफिकेशन निकालेंगे, दोनों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके आपका नेट मैग्निफिकेशन निकलेगा। ठीक, अब यहां पे पहले एमओ निकाल लेते हैं, फिर एमई निकाल लेंगे। एमओ के लिए आप चेक करें एक बार। हाँ जी, एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब, जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये आपका ऐसा एक पाइप सी होगी, पाइप के अंदर लेंस लगे होंगे, है ना, और आप उस लेंस को शिफ्ट कर सकते हैं, जो आई पीस है ना उसको आप मूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा, ये इमेज बना देगा उसकी, आप आई लेंस को शिफ्ट करके इस वाली इमेज को उसके फोकस पे ले आएंगे, और आपका फिर इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी में बनेगी। ठीक है, तो जो बीच का गैप बच गया है यहाँ पे, ये वाली लेंथ एफ ओ थी, ये वाली लेंथ एफ ई थी, जो बचा हुआ पार्ट है वो एल होता है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लिख लें बेशक, एल इज व्हाट? लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस पहले वाले केस में देखें, एमओ निकालना है, ट्रायंगल ए बी सी, क्या ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ई में ये वाले एंगल बराबर रहेंगे? लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल विल आल्सो बी अल्फा। अगर दोनों एंगल अल्फा रहेंगे, अपोजिट एंगल हैं, तो क्या उनका tan भी बराबर रहेगा? tan अल्फा। तो इस ट्रायंगल से आप tan अल्फा निकाल लें। अगर ये h है तो ये भी h रहेगा, और ये वाली लेंथ कितनी है? FO। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE, tan अल्फा इज इक्वल्स टू h, देख लें एक बार, h बाय FO। इन ट्रायंगल CDE, tan अल्फा इज h डैश बाय L। दोनों को इक्वेट कर दें, अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे tan अल्फा को, तो आपका क्या आ जाएगा? h डैश बाय h विल बी L बाय FO। बाय इक्वेटिंग बोथ tan अल्फा, h डैश बाय h L बाय FO आ जाएगा, और वही आपका मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन इज इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इज L बाय FO। ये हमने पहले लेंस के कारण मैग्निफिकेशन निकाल लिया है। अब सेकंड के कारण मैग्निफिकेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कैसे? पहले को भूल जाओ एक बार। सेकंड वाले के लिए आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, फोकस पे रखा है, इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। अभी जब हमने लास्ट केस में एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाला था, तो क्या था? वो यही केस था ना, एफ पे रखा है और हाँ इमेज इन्फिनिटी बन रही है, तो वहां पे एम क्या आया था? डी बाई एफ। पर यहाँ पे फोकल लेंथ जो यूज होगी वो एफ ई यूज होगी। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस इज
डी बाय एफ ई। हाँ एग्जैक्टली, मैंने वही बोला था आपको जब वो मैंने डिफाइन किया, तो मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट का थीटा ओ निकालने के लिए हम उसको डी पे रखेंगे एक बार, है ना। स्टैंडर्ड चीज है कि जब थीटा ओ निकालेंगे तो डी पे रखेंगे, फिर ये बात खत्म हो गई। उसके बाद आपको इमेज बनानी है इन्फिनिटी पे, तो आपको फोकस शिफ्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप बताएं क्या करना है। नहीं डी तो फिक्स है, डी तो आपका आई का 25 सेंटीमीटर है, डी तो फिक्स है। एल तो इस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे कि कितनी लेंथ है आपके ट्यूब की, ठीक है। हाँ एम इज टोटल मैग्निफिकेशन, एम इज टोटल मैग्निफिकेशन, और वो आपकी इंडिविजुअल लेंसेज की है। तो आप मल्टीप्लाई कर दें, टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एमओ इंटू एम ई, दैट इज एल इंटू डी अपॉन एफ ओ इंटू एफ ई, ठीक है। जब भी आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, सुनेंगे ध्यान से, बहुत बेसिक पॉइंट है, जब भी इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी तो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो v बाई यू करने का स्कोप गड़बड़ है, क्योंकि v इन्फिनिटी पे है तो कुछ निकलेगा नहीं उससे, है ना। तो उस केस में आप एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। तो आप बेशक स्टार बना के लिख लें, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी वी कंसिडर एंगुलर मैग्निफिकेशन। और आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो आप लीनियर मैग्निफिकेशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस आज ही जाके रिवाइज करना है आपको। ये वाला देखें, आपके दो लेंस लगाए गए हैं, पहले के कारण मैग्निफिकेशन हुआ, फिर दूसरे के कारण हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दो बार मैग्नीफाई किया आपने। तो पहले पे आपने एफ से पीछे रखा, रियल इमेज बनाई, है ना। रियल इमेज बना के सिंपल मैथमेटिक्स लगा के उसका मैग्निफिकेशन निकाल लिया एच डैश बाई एच। अब पहले वाला केस भूल जाओ, आपको इमेज बनानी है इन्फिनिटी पे, तो आपको ये वाला लेंस मूव करके ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाना पड़ेगा। फोकस पे लाओगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं लास्ट केस में, है ना। तो आपने वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लिया लास्ट केस का, और पहले वाले का निकाल लिया, मल्टीप्लाई किया, आपका टोटल मैग्निफिकेशन आ गया इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कह रहे हैं? नहीं देखो, आप बात समझे नहीं, वहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन यही है बस, है ना। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कंपाउंड हो या सिंपल हो, उसमें आप फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो हमने कंबाइन करके रिजल्ट बनाया, तब वो आ रहा है। इतना ही करते हैं आज, थैंक यू। हाँ जी।